नमस्ते दोस्तों, माय वॉइस अल्फाज में आप सभी का स्वागत है। आइए आज सुनते हैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी औरत एक रात है का दूसरा व अंतिम भाग। देख बिटिया, अम्मा ने पुचकारते हुए कहा, धन्ना सेठ तो यहाँ कोई नहीं है, न तुम न हम न वे लोग, बस समझ की बात होती है। उसके बड़े भैया और भाभी भी आए थे और झांक कर चले गए। कानी कौड़ी तक खर्च नहीं की। माँ तो बेचारी खटिया पर पड़ी है। यही लड़का है जो खबर लगते ही भागा चला आया था और तब से लगा ही हुआ है। दवा दारू तो कर ही रहा है, 25-50 का रोज पेट्रोल भी डलवाता है। शायद इसीलिए भैया ने स्कूटर सौंप रखा है ताकि अपने आप भरता रहे। इसके बाद सारे माहौल से ही मुझे जैसे वितृष्णा हो गई। खाना भी खाती तो लगता किसी से भीख ले रही हूँ। अच्छा ही हुआ जो भाभी ने ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करवाई। उसी शाम उन्होंने आंखें मूंद लीं। अम्मा कोई 6 महीने तक इंतज़ार करती रहीं कि वे लोग दोबारा रिश्ता लेकर आएंगे। भाभी 4 बहनों में से सबसे बड़ी थी। तीसरी की शादी हो चुकी थी, चौथी अभी पढ़ रही थी, नंबर 2 अभी कुंवारी थी। उसके पैरों में खोट था और वह लचक कर चलती थी। अम्मा ने मन को समझा लिया था कि दुहाजू बेटे के लिए इतनी खोट बर्दाश्त की जा सकती है। उसके आने से बच्चों की ओर से भी थोड़ा निश्चिंत हुआ जा सकता है। पर अम्मा प्रतीक्षा करती रह गईं और वहाँ से कोई संदेश नहीं आया। हार कर अम्मा ने पहल की तो उन्होंने टका सा जवाब दे दिया। उनके बड़े भाई ने साफ कह दिया कि एक बार गलती कर दी थी, अब उसे दोहराएंगे नहीं। हमारी बहन कुंवारी रहे हमें मंजूर है, पर उस नरक में दोबारा किसी को नहीं भेजेंगे। अम्मा अपना समूह लेकर लौट आईं और जी जान से बहू की खोज में जुट गईं। 2-2.5 साल के अथक प्रयासों के बाद उन्हें यश मिला। इस बार उनकी जिद थी कि नौकरी वाली बहू लाएंगी। वे घर का दलिद्दर दूर करना चाहती थी, पर यह भूल गईं कि नौकरी करने वाली लड़की गूंगी गुड़िया नहीं होती, वह अपने निर्णय खुद लेती है। नई वाली भाभी ने आते ही ऐलान कर दिया कि ये बच्चे अगर मुझे पालने हैं तो मैं अपने ढंग से पालूंगी, किसी और का दखल मुझे मंजूर न होगा। वह सिर्फ यह कहकर ही नहीं रुकी, बच्चों को अपने साथ शहडोल ले गईं। हम लोग उनके इंदौर स्थानांतर की बाट जोह रहे थे। उन्होंने पता नहीं किस तरकीब से भैया को भी वहां बुला लिया। अम्मा खून का घूंट पीकर रह गईं। इस बीच रीमा पढ़ती रही, घर संभालती रही, बच्चे पालती रही। उसकी ओर ध्यान देने की किसी को फुर्सत ही नहीं थी। जब औरों को उसकी उपस्थिति का भान हुआ, उस समय वह एमकॉम कर चुकी थी और 24 साल की हो रही थी। इस आपाधापी में कपिल का अध्याय तो बिसर ही गया था। मतलब अध्याय जैसी कोई बात थी ही नहीं। अगर होगी भी तो किसी ने उसको तूल नहीं दिया। अम्मा का पूरा ध्यान उस घर की कन्याओं पर था। जब वहां से निराशा हाथ लगी तो उन्होंने उस घर से संबंध ही तोड़ लिए। रेणु की विदाई के बाद भैया लोग भी लौट गए। जाते हुए भाभी ने मुझे फिर एक बार याद दिलाया कि मैं रीमा से बात कर लूं। इसीलिए मैंने अपने जाने की तारीख 2 दिन आगे बढ़ा दी थी। जैसे ही जरा सा एकांत मिला, मैंने सहज रूप से बात छेड़ दी। रीमा, तुम्हारे परिचितों में कोई कपिल है? परिचितों में तो कोई नहीं है। हाँ, रिश्तेदारों में है। कौन? वही चीनू मीनू के मामा जी। उसका उत्तर इतना सरल और स्वाभाविक था कि शक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। फिर भी मैंने उसे कुरेदा। उन लोगों की मेरा मतलब है कोई चिट्ठी पत्री आती है? नहीं तो एक शादी का कार्ड भर आया था, सो अम्मा ने फाड़ कर फेंक दिया। कभी मुलाकात होती है? मुलाकात कहाँ से होगी, वो तो एक अरसे से बाहर है। चीनू बता रही थी कतर या ओमान में कहीं है। चीनू कैसे जानती है? क्या उन लोगों के कॉन्टैक्ट्स हैं? क्यों नहीं, भाभी तो हर साल राखी भी भेजती हैं। तभी तो भाभी को तो इस कपिल का पता ठिकाना सब मालूम है, तभी तो उस पर शक नहीं गया।
क्या सोचने लगी दीदी? कुछ नहीं रे, मैं इस कपिल नाम के आदमी का पता लगाना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि यह शख्स हर जगह फ़ोन करके यह प्रचारित करता है कि तुम्हारे साथ उसके संबंध हैं। इसीलिए हर बार बात टूट जाती है। जाने दो दीदी, जो लोग ऐसे सरफिरों की बात पर कान देते हैं, उन लोगों पर मेरी कोई आस्था नहीं है। ऐसी जगह संबंध न होना ही अच्छा है। देखो, उन लोगों का कोई दोष नहीं है। कल को हमें अगर लड़के के बारे में ऐसी वैसी बात पता चलती है, तो हमारा भी मन खराब होगा कि नहीं? सच कहूँ दीदी, मुझे अब इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रही। शादी के नाम से ही वितृष्णा होने लगी है। मैं तो कहती हूँ कि तुम लोग अम्मा को मनाओ और यह अध्याय ही बंद कर दो। मैं भी मुक्त हो जाऊंगी और अम्मा के आखिरी दिन भी सुख चैन से कट जाएंगे। तुम तो जानती हो, भाभी के साथ उनकी पटरी नहीं बैठती। एक दिन भी निभाना मुश्किल है। अब बुढ़ापे में उनकी छीछालेदर ना हो, वही अच्छा है। रीमा की बात ने मेरी सोच को एक नई दिशा दी। कहीं अम्मा ही तो यह प्रपंच नहीं रच रही? वे जानती हैं कि रीमा की शादी के बाद उनकी आज़ादी समाप्त हो जाएगी, उन्हें भैया के पास जाकर रहना होगा। पर अम्मा इतनी ऊंची तरकीब नहीं बढ़ा सकती। वह तो सिर्फ बकझक कर सकती हैं। एक नाम जहन में और उभरा, भैया। लड़कों के अते पते तो वह ही जानते थे, और रीमा की शादी न होने का सबसे ज़्यादा लाभ उन्हीं को मिलेगा। एक तो खर्च भी बचेगा, दूसरे अम्मा की जिम्मेदारी भी नहीं रहेगी। लेकिन यही करना होता तो वे इतनी उठापटक क्यों करते? हाथ पर हाथ धरे बैठे न रहते। दोपहर में अम्मा को फिर से दौरा पड़ा। अपने दिवंगत पुत्रों को रो रो कर याद कर रही थी। अरे, वे होते तो कहती कि दोनों मिलकर इस लड़की को पार लगाओ रे। बड़े को तो किसी की चिंता नहीं है, बस बीबी का पल्लू पकड़े पकड़े घूम रहा है। यह लड़की कुंवारी रह जाएगी तो मैं सुख से मर भी ना पाऊंगी। रीमा ने मेरे लिए आधे दिन की छुट्टी ले ली थी। उसके घर आते ही यह नाटक शुरू हो गया। दीदी, बस इसीलिए मैं घर में नहीं रुकती हूँ। मुझे देखते ही जैसे इन्हें अटैक आने लगता है। बेकार में भैया भाभी को कोसती रहती हैं। अपने तई बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब भाग्य में नहीं है तो वे क्या कर लेंगे? अरे वाह रे भैया की लाडली, दुनिया में और भी तो लड़कियां हैं, उनकी शादी कैसे होती है? ये रेणु लोग 5 बहनें हैं, सब की सब ब्याह गई कि नहीं? मुझे पट्टी पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, करने से सब होता है। मैंने कहा, अम्मा, तुम भैया पर बेकार तोहमत लगा रही हो। वह तो जी जान से लगे हुए हैं, पर कोई है जो लड़के वालों के कान भर देता है। हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर कौन हो सकता है? जब तक रीमा मुझे रोकती, मैं अपनी बात कह चुकी थी। बाद में मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ, पर अब पछताने से कोई लाभ नहीं था। अम्मा बाकायदा शुरू हो गई थी। वो जो कोई भी हो, उसका भला नहीं होगा। कन्या के विवाह में जो कोई रोड़े अटकाता है, वह महापाप का भागी होता है। उसकी 7 पीढ़ियां नरक में जाएंगी। उसके पुरखों को पानी नहीं मिलेगा। उसके पूरे शरीर पर कोढ़ फूटेगा। बस करो अम्मा, रीमा चीखी। ऐसा ना हो तुम्हारे ये श्राप किसी अपने को ही जाकर लगे। अपने को क्यों लगेगा? जिसने किया होगा वही भुगतेगा, तो उसे भुगतने दो। तुम तो अपना भाषण बंद करो। शहर में ढिंढोरा क्यों पीट रही हो? जितना बदनाम उसने नहीं किया होगा, तुम मुझे कर दोगी। बड़ी मिन्नतों से, मुश्किलों से अम्मा चुप हुई थी। शाम को हमने उन्हें ठेल ठाल कर चाची जी के यहाँ भेज दिया। थोड़ी देर चाची के पास बैठ जाना, उनका मन बहल जाएगा। बेचारी रेणु की वजह से उदास होंगी। मैंने शंकित स्वर में पूछा, वहाँ जाकर कुछ बकझक तो नहीं करेंगी ना? अरे नहीं, बाहर तो अपनी नाक ऊंची रखती हैं, किसी को थोड़े ही बताती हैं कि मेरी शादी नहीं लग रही। लोग तो यह जानते हैं कि मुझे लड़का पसंद नहीं आ रहा। और तो और चाची के यहाँ तो भाभी का भी गुणगान करती हैं। बड़ी कूटनीतिज्ञ हैं। राजनीति में होती तो पता नहीं कहाँ तक पहुँचती। राजनीति में होती तो अच्छा होता, कम से कम सारी जनता मिलकर उन्हें झेल। अब तो अकेले हम ही को झेलना पड़ता है। मैंने कहा,
अकेले मुझे झेलना पड़ता है। तुम लोग तो अपनी अपनी गृहस्थी में मस्त हो। वाह क्या मस्ती है, मैंने मन में सोचा। फिर कहा, हमने अम्मा को बोलने नहीं दिया वो बात अलग है, पर उनका गुस्सा जायज़ है। खून तो मेरा भी खौल रहा है। मैं अम्मा की तरह गालियां नहीं निकाल सकती, पर लगता है कि वह आदमी सामने मिल जाए तो उसका मुंह नोच लूं, उसकी आंखें निकाल लूं। रीमा हंसती। इसमें हंसने की क्या बात है? मैंने गुस्सा कर पूछा। तुम्हारा जोश देखकर हंसी आ रही है। इतना उछलो मत दीदी, वह आदमी सामने भी आ जाएगा तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। क्यों? वह फिर हंसती। क्या तुम उसे जानती हो? मैंने शंकित स्वर में पूछा। हाँ जानती हूँ। नाम बताओ। मैं तो बता दूंगी, पर तुम वह नाम ले नहीं पाओगी। पल भर को मेरा खून जैसे जम गया। धड़कते दिल से मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब? हाँ, मेरा मतलब वही है जो तुम समझ रही हो। तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, पर तुम्हारा जोश देखकर रहा नहीं गया। लेकिन लेकिन वे ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी दी थी, चैलेंज दिया था कि वे कभी मेरी शादी नहीं होने देंगे, दरवाजे पर आई हुई बारात भी लौटा देंगे। इधर कुछ दिनों से मुझे शक हो रहा था, पर जब तुमने कपिल का नाम लिया तो विश्वास हो गया कि यह उन्हीं का काम है। कपिल के नाम का इतना घिनौना इस्तेमाल वह ही कर सकते हैं। प्लीज़ मुझे ज़रा खुलकर बताओ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। सुन सकोगी? जब यह धक्का झेल लिया है तो वह भी झेल लूंगी। वह धक्का इतना आसान नहीं है। खैर, मैं एक बार छुट्टियों में तुम्हारे यहाँ आई थी, याद है? एक ही बार तो आई थी, याद क्यों नहीं होगा? मैं तो एक बार में ही तर गई, दूसरी बार आने की हिम्मत ही नहीं रही। कुछ बताओगी भी? हाँ तो सुनो। तुम्हें याद है हम लोग छत पर सोते थे? बच्चों के गिरने के डर से तुम जमीन पर गद्दा बिछाकर सोती थी। अगल बगल मेरी और जीजाजी की खटिया लगती थी, एक इस पार एक उस पार। फिर उस दिन शायद सोनू को बुखार था। पता नहीं कब आधी रात को तुम उसे लेकर नीचे चली गई। मैं गहरी नींद में थी, तभी लगा मेरे बिस्तर पर कोई है। पहले तो सोचा मोनू होगा, पर उसका शरीर तो इतना भारी नहीं हो सकता। करवट बदलकर देखा तो मेरी घिग्गी बन गई। लगा जैसे एक दैत्य मेरी छाती पर चढ़ा आ रहा है। मैंने चीखना चाहा, पर गले से आवाज़ नहीं निकली। फिर मैंने पूरी शक्ति लगाकर उन्हें इतनी जोर से धक्का दिया कि वह फुटबॉल की तरह उछलकर नीचे जा गिरे। पता नहीं मुझ में उस समय इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। अगर उस दिन नीचे तुम्हारा गद्दा न बिछा होता तो उनकी 2-4 पसलियां जरूर टूट जाती। मैं दोनों हाथों से कलेजा थामकर उसकी कहानी सुन रही थी। वह रात मेरी आंखों के सामने साकार हो रही थी और मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। क्षण भर को वह भी हतप्रभ रह गए थे। दूसरे ही क्षण वह फुफकार उठे। उनकी आंखों से आग बरस रही थी। दांत पीसते हुए बोले, कपिल के साथ तो खूब मजे किए थे, अब हमें नखरे दिखाए जा रहे हैं। तब तक मैं भी संभल गई थी और खटिया से उतरकर खड़ी हो गई थी, पर मुझे भागने की राह नहीं मिल रही थी, क्योंकि वह रास्ते में खड़े हुए थे। उनकी मुद्रा एकदम आक्रामक हो गई थी। डर के मारे मेरा खून सूख गया था। फिर भी मैंने हिम्मत बटोर कर कहा, जीजा जी, आप एक कदम भी आगे बढ़े तो मैं छत से कूद जाऊंगी। मेरी धमकी काम कर गई। पल भर को वे सोच में पड़ गए। मैंने उनकी असावधानी का फायदा उठाया और सीढ़ियां फलांगती हुई नीचे पहुंच गई। सुबह जब वह नीचे उतरे तब भी अपमान का दंश भूले नहीं थे। मुझसे बोले, बड़ी सती सावित्री बनती हो, देखना मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा। और अपना वह कॉल वे आज तक निभा रहे हैं। वाह रे कॉल! मेरा सिर शर्म से झुक गया। लगा अब इस लड़की के सामने मैं कभी आंख नहीं उठा पाऊंगी। पति नाम के उस प्राणी के प्रति मन में श्रद्धा कभी नहीं उपजी थी। अब उस अश्रद्धा में तिरस्कार भी घुल गया था। मैं तो हैरान थी कि इतनी बड़ी बात रीमा इतने दिन मन में कैसे छिपाए रही। मैं होती तो मेरी छाती ही फट जाती। मैंने यही बात उससे कही तो बोली, किससे कहती बताओ तो? अम्मा से कहना अपनी ही फजीयत कराना था।
भैया तो खुद अपनी परेशानियों में उलझे हुए थे। तुमसे कहने का सवाल ही नहीं था। मैं तो आज भी न कहती, पर जब देखा कि यह आदमी खुद ओट में रहकर एक शरीफ आदमी के नाम पर कीचड़ उछाल रहा है, तो मुझे ताव आ गया। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था ना दीदी। व्यर्थ ही तुम्हारे जीवन में जहर घोल दिया। तुम क्या सोचती हो मेरे यहाँ अमृत बरसता है? मैं तो रोज जहर के घूंट पीती हूँ, एक बूंद और सही। पर मेरी समझ में यह नहीं आता कि इन्हें कपिल से इतनी चिढ़ क्यों है, बार बार क्यों उसका नाम लेते हैं। शायद इसीलिए कि कपिल से मैं हंस बोल लेती थी, जबकि उनसे हमेशा कतरा कर चलती थी। पर सच कहूँ दीदी, कपिल से कभी डर नहीं लगा। उसने कभी मेरे विश्वास की हत्या नहीं की। पहले तो कभी एक आध दिन के लिए आया होगा, पर भाभी के अंतिम दिनों में वह पूरे 10 दिन हमारे साथ रहा। वह मुझे पढ़ाता था, मेरे साथ छोटे मोटे काम करवा लेता था, स्कूटर पर लाता था, ले जाता था, पर उसने कभी कोई गलत हरकत नहीं की। और जीजाजी की उपस्थिति में मैं हमेशा सहमी सहमी रही। लगता था जैसे यह शख्स मौके की तलाश में है, दाव लगते ही दबोच लेगा। तुम्हारी शादी के वक्त मैं इतनी बड़ी भी नहीं थी, फिर भी मुझे उनकी आंखों से डर लगता था। लगता जैसे मुझे खा ही जाएंगे। भैया ने भी इन चीज़ों को मार्क किया था। कविता भाभी को तो उनके सामने पढ़ने ही नहीं देते थे। मुझे भी अम्मा चाय या साबुन आदि लेकर उनके पास भेजती तो झल्ला जाते। लड़की को चैन से पढ़ने क्यों नहीं देती? मुझसे कहो ना क्या काम है। एक आध बार उन्होंने मुझसे भी कहा, रिम्मी, इस शख्स से ज़रा दूर ही रहा करो। अम्मा को तो कुछ अक्ल है नहीं, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ। वो जो एक मुहावरा है ना, धरती फट जाए मैं उसमें समा जाऊं, शायद ऐसे ही मौके के लिए बना होगा। मुझे लगा कि इतनी शर्म और इतनी ग्लानि लेकर मैं कहाँ मुंह छिपाऊंगी। पति के लिए ऐसे फिक्रे सुनने से तो अच्छा ही था। दीदी प्लीज़, रीमा मुझे झकझोर रही थी। क्षण भर को शायद मैं एकदम पत्थर बन गई थी, क्योंकि वह बार बार पूछ रही थी, दीदी तुम ठीक तो हो ना? प्लीज़ इधर मेरी तरफ देखो, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मुझे कुछ नहीं हुआ हैरी, मेरी चिंता मत कर। मैंने सूखी हंसी हंसकर कहा। होना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैंने अपने दिल का बोझ तो हल्का कर लिया, पर तुम्हारे दिल पर एक बोझ लाद दिया। अब सब कुछ भूल जाओ, इसी में सबकी भलाई है। काश मैं उस आदमी का फन कुचल सकती जो तुम्हारे सुख पर कुंडली मारकर बैठा है। काश मैं उसका विषदंत तोड़ सकती। मैंने कहा न दीदी, अब सब कुछ भूल जाओ। समझ लो कि जो कुछ तुमने सुना वह एक कहानी थी। उसी को दिल से लगाकर बैठ जाओगी तो जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं सब कुछ भूल सकती हूँ रिम्मी, पर यह कैसे भूल जाऊँ कि वह मेरे बच्चों के पिता हैं। इस बात को भूलने की कोशिश नहीं, याद रखने की ज़रूरत है, ताकि तुम्हारा घर सलामत रहे, बच्चों के सिर पर माँ बाप दोनों का साया बना रहे। सो फॉरगेट एंड फॉरगिव, फॉरगिव एंड फॉरगेट। तुमने मेरी बात को ठीक से समझा नहीं है रीमा। मैं सब कुछ भूल भी जाऊं तो भी इस सत्य को तो बदल नहीं सकती कि वे मेरे बच्चों के पिता हैं। उनकी धमनियों में भी वही खून है। उस खून में पिता के संस्कार भी तो उतरे होंगे। पता नहीं कल को बड़े होकर ये लोग क्या क्या गुल खिलाएंगे, किस किस को डसेंगे, कितनों का जीवन बर्बाद करेंगे। तुलसीदास जी ने कहा भी तो है, नहीं विष बेली अमीय फल फरी हैं। पहले पता होता तो विष बेल को फलने ही नहीं देती, भले ही लोग मुझे बांझ कहते। बस करो दीदी, क्या पागलों की तरह बके जा रही हो? माँ होकर बच्चों को कोस रही हो। फिर अम्मा में और तुम में फ़र्क ही क्या है? और तुम्हारे बच्चों की शिराओं में सिर्फ पिता का रक्त है, तुम्हारा कोई अंश नहीं है। तुमने उन्हें दूध नहीं पिलाया, फिर तुम्हारे संस्कार कहाँ जाएंगे? यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारे बच्चे कल किसी के लिए अमृत घट साबित हों। ईश्वर करे ऐसा ही हो, मैंने कहा और निढाल होकर सोफे पर लुढ़क गई। औरत तो रात ही होती है जो सुबह की प्रतीक्षा में अंधेरे को पीती रहती है। अभी आप मालती जोशी जी द्वारा लिखी कहानी
औरत एक रात है का दूसरा व अंतिम भाग सुन रहे थे। कहानी सुनाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिए और कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। फिर जल्द ही मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनते रहिए। धन्यवाद।